दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मावली साका और स्पाइडर किंग पार्ट 2। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं। इसके पार्ट 1 में जो आपको प्ले लिस्ट में मावली साका का फोल्डर है उसके अंदर मिल जाएगा। तो मैं पढ़ता हूँ इसको आगे से। लेकिन चीता चेतक के हमले से घबरा कर नहीं भागा, बल्कि चेतक के गले में लटके पवित्र नाग चिन्ह को देखकर भागा था। जानवरों, पशु तथा पक्षियों को नाग चिन्ह की पहचान 52वें मावली साका ने करवाई थी, क्योंकि उसने अपने पुरखों तथा श्रम अर्जित किए अनुभवों के आधार पर जानवरों, पशुओं तथा पक्षियों की सांकेतिक भाषा समझ ली थी। और यह ज्ञान 52वें मावली साका के बाद के प्रत्येक मावली साका को विरासत में अपने पिता द्वारा मिलता चला आया है। तभी भीड़ के मनुष्य, जानवर, पशु तथा पक्षी भी अपनी संतानों को नाग चिन्ह की पहचान करवाते चले आ रहे हैं। हर माँ बाप अपनी संतान को सबसे पहले नाग चिन्ह से डरने तथा उसका सम्मान करने का पाठ ही सिखाते थे। मावली साका ने यह अनुमान इसलिए लगाया था क्योंकि नाग चिन्ह से भीड़ों में बसे आदिवासी नहीं, भीड़ के सभी प्राणी परिचित हैं। और मावली साका डेविल द्वारा बर्बाद हुए डेकुडा गांव की ओर उड़ता चला जा रहा था। मावली साका डेकुडा गांव की ओर, उसके साथ बाहरी दुनिया का एक कैदी भी। इस बीच रियासतगढ़ की सीमा में रियासतगढ़ के दीवान देव कुमार के हेलीकॉप्टर को प्रविष्ट होते देखा गया। यह दीवान जी का हेलीकॉप्टर है। पायलट पूर्व निर्धारित गुप्त परिचय सही दे रहा है, उसे जाने दिया जाए। अब वह समय आ गया जब हमें फैसला कर लेना कि कौन कहाँ जाना चाहता है। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा डॉक्टर एक्स4, लेकिन मैं एक अपराधी के चुंगल से आजाद होकर दूसरे अपराधी बनने जा रहे व्यक्ति का साथ निभाने से बेहतर यह समझता हूँ कि मैं राज दरबार में जाकर सारी हकीकत बयान कर दूं। मैं भी महाराज से समाधान प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। यूं भी मैं सिर्फ एक पायलट हूँ और हकीकत में मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं भी डॉक्टर के विचारों से सहमत हूँ। मैं डॉक्टर का समर्थन करता हूँ। सालो, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें इस बात का ढिंडोरा पीटने के लिए जिंदा रहने दूंगा कि डेविल का आविष्कारक डॉक्टर एक्स4 भविष्य में डेविलों के निर्माण का कारखाना लगाकर दुनिया की सारी दौलत को लूटने के लिए अमेरिका में पनाह पाने के लिए रियासतगढ़ के एयरपोर्ट से विदा हो रहा है? नहीं, मैं अपने अरमानों की अर्थी सजाने के लिए तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। है यह क्या कर रहे हो डॉक्टर? मूर्ख हो तुम सब। तुम्हें मेरी तरह रास्ता चुनना चाहिए था जिस पर दौलत बरसती है। मैंने जो कुछ कहा उसे वापस लेता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ डॉक्टर एक्सपोर। धाए धाए, हा, धाए धाए। तुमने सही वाला फैसला लिया। मेरे साथ रहकर तुम्हें वह सब कुछ हासिल होगा जिसके तुम सपने देखा करते हो। मैं जानता हूँ डॉक्टर एम्स एक्सपोर, और अब चूंकि हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए हमें अपनी पुरानी पहचान त्याग देनी चाहिए, जैसे कि अपने नाम। ठीक है, दुनिया अब मुझे डॉक्टर स्पाइडर किंग के नाम से जानेगी और मुझे डॉक्टर काउस के नाम से। नए नाम रखने के बाद शहर पहुंचकर दोनों ने अपने जिस्मों को नई पोशाकों से सजाया। और फिर डॉक्टर स्पाइडर किंग तथा डॉक्टर काउस एक ऐसे जालसाज से मिले जिसने उन्हें जाली पासपोर्ट बनाकर दिए, जिनमें उनके नाम जॉन किल्टस और मिक वाल्टर थे। जालसाज ने उन्हें फेस मास्क पहनाकर उनकी सूरतें भी बदल दी थी। मेरा दावा है कि दुनिया की कोई भी पारखी निगाह तुम्हें नहीं पहचान सकेगी कि तुमने फेस मास्क पहना हुआ है, और यह है तुम्हारे नए पासपोर्ट। थैंक्स मिस्टर जालसाज। नहीं, दाएं। लेकिन हमें सख्त अफसोस है कि तुम लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान लोगे, और संभव है अभी हम अमेरिका की धरती पर पैर भी न रख पाए कि यहाँ कोई तुम्हें मजबूर कर दे और तुम उसे हमारी पहचान बता दो। इसलिए अब हमारी अगली मुलाकात जन्नत में होगी। कुछ ही देर बाद वे हत्यारे डॉक्टर विमान में सवार हो अमेरिकी आकाश की ओर उड़ते चले जा रहे थे। और फिर वह नजर आए वाशिंगटन की सड़कों पर एक टैक्सी में। मिक, अब हम मैक्स वॉन के पास जा रहे हैं। वह मुझे तब से जानता जब मैं अपराधी नहीं, विज्ञान का विद्यार्थी था। थैंक्स।
मैक्स बहुत बड़े पैमाने पर हर चीज की स्मगलिंग करता है जो अधिक लाभ देती है। इसके पास बेहिसाब दौलत है और वह मुझ जैसे जरूरतमंदों को अपनी शर्तों पर मुंह मांगा पैसा तथा अन्य सुविधाएं देता है। टैक्सी एक इमारत के सामने जाकर रुकी जिसके 5वें खंड में मैक्स का ऑफिस था। कुछ ही देर बाद मैं दोनों मैक्स वन के ऑफिस में बैठे थे। डॉक्टर एक्स पर अपना पूरा परिचय दे चुका था और अपना फेस मास्क उतारकर मैक्स को अपनी असली सूरत भी दिखा दी थी और फिर फेस मास्क पहन लिया था और अपने साथ पेश आई घटनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा देने के बाद वह मैक्स से कह रहा था, मैक्स मेरे पास तेजी से यानी रातों रात दौलत का ढेर लगाने की एक बेहतरीन स्कीम है, लेकिन मेरे पास अपनी स्कीम को चालू करने के लिए साधनों की कमी है। दोस्त तुम मैक्स के पास आए हो जो हर जरूरतमंद दोस्त की इस शर्त पर मदद करता है कि वह बराबर का हिस्सेदार रहेगा। इस प्रकार अगले 2 दिन में डॉक्टर एक्सफोर्ड ने, जिसने अब अपना नाम डॉक्टर स्पाइडर किंग रख लिया था, एक भूमिगत तहखाने में अपना काम आरंभ कर दिया था। उसकी अधिकांश आवश्यकताएं मैक्स वन ने पूरी की थी। बाकी कुछ ऐसी जरूरतें जिन्हें स्पाइडर किंग गुप्त रखना चाहता था, वह स्पाइडर किंग ने उस 30 लाख रुपए से पूरी कर ली थी जो वह किले से भागते समय अपने बैग में रख लाया था। और अब भूमिगत तहखाने में एक साथ 2 डेविल तैयार हो रहे थे। डॉक्टर काउस, कि तुम दूसरे टब में भरी लुगदी से डेविल के पेट के साथ उसके 4 लंबे हाथों का ढांचा बनाओ। बड़ी चालाकी दिखा रहा है स्पाइडरमैन। इसने मुझे तक पता नहीं लगने दिया कि उसने किन रसायनों के मिश्रण से यह लुगदी तैयार की है जिससे डेविल का ढांचा तैयार हो रहा है। कुछ ही घंटों में डेविलों के ढांचे बनकर तैयार हो गए। 5 घंटे बाद यह ढांचे इस्पात से भी अधिक मजबूत लेकिन रबड़ जैसे लचीले बन जाएंगे और इस बीच उस टैंक में भरा रसायन इन पाइपों के जरिए इनके ढांचों के अंदर दिल, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे इत्यादि की रचना कर देगा। हड्डियां भी स्वयं बन जाएगी। इस बीच हम इनके रिमोट कंट्रोल तैयार कर लेंगे और इनके ढांचों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तथा अन्य उपकरण बनाकर इनके अंदर फिट कर देंगे जो सौर ऊर्जा से कार्य करने लगेंगे। अंत में इनमें प्राण फूंक दिए जाएंगे। इस बीच रियासतगढ़ में जालसाज की हत्या के 24 घंटे बाद एक व्यक्ति जालसाज के उस सेक्रेटरी से मिला जिसने अपने मालिक को उसके 2 ग्राहकों में से एक के रिवॉल्वर की गोली खाकर गिरते देखा था। ठीक है, तुमने अपने मालिक के मरने के बाद पुलिस को खबर दी, लेकिन पुलिस को तुमने उन हत्यारों का हुलिया क्यों नहीं बताया? लंबे और कोट तथा आंखों पर काले लेंसों की ऐनक लगाए रखने वाला यह रहस्यमय व्यक्ति माबली शाखा के अतिरिक्त और कोई नहीं था। लेकिन तुमने वादा किया कि मैंने तुम्हें जो कुछ बताया उसे तुम अपने तक ही सीमित रखोगे, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया कि उन दोनों ग्राहकों का स्वागत मैंने किया था। उस समय वे अपनी वास्तविक सूरतों में थे, पर हत्या करते समय मैंने उन्हें उनकी आवाजों तथा शरीर की बनावट के आधार पर पहचाना था। हत्यारों ने तुम्हारे मालिक पर फायर करने से पहले कुछ कहा भी था ना? मुझे वह सब बताओ। हाँ, उस समय उनके द्वारा कहे गए शब्द मुझे जो के त्यों याद है। धौएं। ओह, धन्यवाद दोस्त, तुमने जो कुछ मुझे बताया है वह सिर्फ मेरे मस्तिष्क में रहेगा। तुम्हें ऐसा बताने की एक वजह यह भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे मालिक के हत्यारों को सजा दे सकते हो। फिर अमेरिका जाने वाला पहला विमान महाबली शाखा को मिला और उसमें सवार हो गया। लेकिन अमेरिका जैसे देश में फेस मास्क पहनकर आए हत्यारों को खोजना समुद्र में गिरी सुई को खोजने जैसा काम था। मगर वह जानता था कि यह निश्चित है कि डेविलों का निर्माण वैसे किसी व्यक्ति की मदद के बिना नहीं कर सकेंगे जो उनके लिए डेविलों के निर्माण संबंधी साधन जुटाने का सामर्थ्य रखता हो, और महाबली शाखा जैसे किसी व्यक्ति की तलाश में था। मुझे मिस्टर जॉन पॉल से मिलना है। वह व्यस्त है, आप फोन पर पहले मुलाकात तय कीजिए फिर। थक। ओह, अरे तुम। ओह। ओह, सर ये आदमी जबरदस्ती। अरे कौन हो इस प्रकार मेरे ऑफिस में? अंदर आया हूँ क्योंकि मुझे जॉन पॉल से मिलना है जो 3 वर्ष पहले कोसिमा के भीड़ों में सोने की खान की खोज में गया था। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम दफा हो जाओ वरना मेरे आदमियों को तुम्हारी लाश ढोकर ले जानी पड़ेगी।
अच्छा, अब इस कागज पर देखो, शायद पहचान जाओ मुझे। ठक। नहीं। तुम? हाँ, पहचान गया। तुम? ओह। मिस्टर लूथर, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा। सेक्रेटरी, तुम भी जाओ। राइट सर। कृपया बुरा न मानिएगा, मैं हमें कुछ महत्वपूर्ण वार्तालाप करना है जिसमें अधिक समय नहीं लगेगा। बेहतर है मिस्टर जॉन। और फिर मावली शाखा ने बताया कि वह उसके पास क्यों आया है। वो शुक्र है, मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन मैक्स का सेक्रेटरी मुझे मैक्स के ऑफिस की प्रत्येक कार्यवाही की रिपोर्ट देता है। वह मेरा जासूस है जिसकी खबर मैक्स को नहीं है। समय नष्ट न करो जॉन पॉल। मैक्स के सेक्रेटरी ने बताया कि 2 दिन पहले वह आदमी जिसका तुम मूल्य बता रहे हो मैक्स के ऑफिस में पहुंचे थे। मैक्स ने $50 लाख जैसी मोटी रकम उन पर खर्च कर एक एक दिन में खर्च कर दी और उन्हें अपने गुप्त ठिकाने का तहखाना दे दिया। अनुमान है मैक्स को उन दोनों व्यक्तियों से शीघ्र ही बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हाँ हाँ, रिसीवर उठाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ट्रेन ट्रेन। और रिसीवर उठाने के 2 सेकंड बाद ही जॉन पॉल बौखला उठा। क्या तुम? सपना तो नहीं? ओह, यह है। मगर हुआ क्या हो? वह आया कहाँ से? तुमने नशा तो नहीं किया? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? ओह, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? देखो, तुम यहाँ आ ही जाओ। मैं सब कुछ विस्तार से जानना चाहता हूँ। यह मेरे जासूस यानी मैक्स के सेक्रेटरी का फोन था। उसने बताया कि वह 15 मंजिल इमारत जिसमें मैक्स का ऑफिस था ध्वस्त हो गई। और जानते हो यह कैसे हुआ? यह तुम्हारे जासूस ने नहीं बताया तुम्हें? हाँ, बताया है। पर मुझे विश्वास नहीं होता। वह कहता कि उस बिल्डिंग को एक लगभग 15 फुट ऊंचे दत्ते ने धक्का दिया था। उस दत्ते के पेट से जुड़े हाथी की सूंड जैसे लगभग 5-5 मीटर लंबे हाथ थे। उन्हीं हाथों से उसने बिल्डिंग को धक्का दिया और पूरी बिल्डिंग उस दत्ते के ऊपर आ गिरी। लेकिन वह दत्ता अपने ऊपर से बिल्डिंग का मलबा हटाकर बाहर निकल आया। फिर वह चीते जैसी छलांग लगाता हुआ एक ट्रक में सवार हो गया। अब पुलिस वाशिंगटन की सड़कों पर उस ट्रक को खोज रही है। मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा कोई दत्ते हो सकता है। तुम्हें न हो, पर मुझे विश्वास है, क्योंकि वैसे 2 दत्ते मेरे हाथों समाप्त हो चुके हैं। लेकिन मैं तुम्हारी जासूसी की प्रतीक्षा करूंगा। लगभग 15 मिनट बाद मैक्स का सेक्रेटरी आ पहुंचा। उफ, मिस्टर जॉन पॉल। ओ हैरी, आओ आओ। हम दोनों बड़ी बेसब्री से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फोन पर मैंने जो कुछ बताया वह मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। सौभाग्य से उस समय मैं उस बिल्डिंग से लगभग 200 गज दूर स्थित ओपेरा रेस्टोरेंट में लंच लेकर बाहर आ रहा था। एक ट्रक बिल्डिंग के सामने रुका और फिर हे ईश्वर, मैंने नहीं और भी बहुत से लोगों ने उस ट्रक से उतरते उस विशालकाय प्राणी को देखा। और बहुत से तो हैरत तथा दहशत से चीख ही उठे थे। नहीं। अच्छा मिस्टर हैरी, मैक्स साहब ने अपने कौन से गुप्त ठिकाने के तहखाने में उन 2 व्यक्तियों को ठहराया था जिन पर मैक्स साहब ने $50 लाख जैसी मोटी रकम खर्च की थी? इस समय तो दत्ता संबंधी बातें इन्हें पूछो। यह बातें फिर कभी। नहीं अभी। मिस्टर जॉन पॉल, अपने जासूस साहब को बताओ कि आपके सवाल का जवाब मुझे भी चाहिए। जॉन पॉल ने हैरी को समझाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है जॉन पॉल कि तुम इस आदमी से क्यों क्यों डर रहे हो। यह समय कोई दूसरी बातों के लिए है। यह समय तो समय नष्ट करने वाले लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। इस समय तुम 10वीं मंजिल पर हो। सोचो कि अगर तुम्हें इस खिड़की से बाहर फेंक दूं तो क्या होगा। ओह गुड। और फिर हैरी कंप्यूटर की तरह मामूली शाखा के सवालों का जवाब देता चला गया। माफ करना हैरी, तुम्हारे सामने बैठा यह व्यक्ति इस देश के राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली है। ओह, तब तो गलती मेरी थी, मगर यह था कौन? फिर वह फुर्ती से उठा। अब वह यहाँ एक पल व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता था। अगर इसे पहचानते हो तो समझ जाओगे, वरना इसे भूल जाओ। और ईश्वर से प्रार्थना करो यह और कोटदारी तुम्हें अपने जीवन में कभी नजर न आए। मैं चित्र का मतलब नहीं समझता, और ये अच्छा ही है शायद, वरना मैं भी तुम्हारी तरह भयभीत होता। इस बीच स्थानीय पुलिस बहुमंजिली इमारत को मलबे का ढेर बना देने वाले जिस दफ्तर डेविल को पूरे शहर में तलाश कर रही थी, वह डेविल इस समय मैक्स वन की एक इमारत के तहखाने में मौजूद अपनी पहली कामयाबी का जश्न मना रहे थे।
डॉक्टर काउस, बेचारा मैक्स वन जिसने हमें इस शहर में पनाह दी और हमारे आविष्कार पर जिसने अपनी दौलत पानी की तरह बहा दी थी, हमें अफसोस है कि वह इस दुनिया में नहीं रहा। हा हा हा। उस बेचारे का कसूर सिर्फ यह था कि वह हमारे इस ठिकाने के बारे में जानता था, और अब जबकि मैक्स वन मलबे के ढेर में दबा पड़ा होगा, हमें उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से दुआ मांगनी चाहिए। हा हा हा। और अब मजबूरन उनके साथ हुआ वह समझौता रद्द कर देना पड़ेगा, जिसमें तय हुआ था कि हम डेविलों द्वारा लूटी दौलत का आधा हिस्सा उसे देंगे। मेरा ख्याल है उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें उसकी बेपनाह दौलत भी हथियार लेनी चाहिए। हाँ, मैं प्रोग्राम बना चुका हूँ। कल रात डेविल मैक्स वान के निवास स्थान को मलबे का ढेर बना देगा, जिसमें उस समय मैक्स वान की पत्नी और पुत्र सो रहे होंगे। उसके बाद हम डेविल द्वारा मैक्स वान की सारी दौलत पर सहज अधिकार कर लेंगे। हा हा हा। अचानक दीवार के साथ खड़े दोनों बेजान डेविलों में से एक डेविल आगे की ओर झुका। ओह, बचाओ। डेविल को अपने ऊपर गिरते देख स्पाइडर किंग तो एक लंबी छलांग लगाकर दूर हो गया, लेकिन बेचारा काउस कुर्सी में उलझ गया। आह, दौड़ाओ। डॉक्टर बचाओ, रिमोट कंट्रोल चालू करके डेविल को खड़ा करो, वरना मैं मर जाऊंगा। मेरा दम घुट रहा है। डॉक्टर, मुझे बचाओ। मैं भला क्यों बचाऊं तुम्हें? क्या इसलिए कि भविष्य में तुम डेविल द्वारा लूटी दौलत में से हिस्सा मांगो? नहीं, मैं ऐसी मूर्खता भला कैसे कर सकता हूँ? अचानक काउस के मुंह से ढेर सारा खून उबल पड़ा। डेविल के नीचे दबे होने के कारण संभवतः काउस के शरीर की रक्त वाहिनियां फट गई थी, अतः खून पेट में इकट्ठा होने के बाद मुंह के रास्ते बाहर निकल आया था। गड़प। ओह, क्यों गंदगी फैला रहा है काउस के बच्चे? तुम मरता क्यों नहीं है जल्दी? मैं मर रहा हूँ डॉक्टर, लेकिन मुझे इससे तुझे इससे भी बुरी मौत नसीब होगी। आखिरी सांस लेते काउस ने अपने विश्वासघाती साथी को मानो सच्चे दिल से श्राप बद्दुआ दी। जैसा तेरा श्राप सच ही हो जाएगा। बड़ा महात्मा था ने तू। खैर, मुझे मरने वाले की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे तो इसकी लाश को यहाँ से हटाने की फिक्र करनी चाहिए। कम वक्त मरते मरते गंदगी फैला गया। ऊपर एक खाली संदूक पड़ा देखा था, उसे उठा लाऊं। वह जल्दी एक खाली संदूक उठाए हुए वापस लौटा, लेकिन जैसे काउस की लाश के पास पहुंचा, है अरे नहीं नहीं, उफ, यह कैसे हो सकता है? डेविल के नीचे से निकालकर लाश कुर्सी पर कैसे पहुंच गई? क्या यहाँ कोई है? कौन है यहाँ? निश्चय कोई न कोई तो है ही यहाँ, क्योंकि लाश तो अपने आप डेविल के नीचे से निकलकर कुर्सी पर नहीं पहुंच सकती है। यह क्या नाग चिन्ह है? नहीं, वह नहीं हो सकता यहाँ। लेकिन जिसकी उपस्थिति का चिन्ह है देखकर स्पाइडर किंग भयभीत हो उठा था। वह तय खाने की हर वस्तु को अपने अधिकार में ले चुका था। नहीं, यहाँ भी तो क्या हुआ? मैं रिमोट कंट्रोल ऑन करके डेविलो को सक्रिय कर दूं। कंट्रोल करंट। ओह, यह यहाँ है। ओह, उसने रिमोट कंट्रोल बेकार कर दिया। इसमें करंट है, मैं इसे छू भी नहीं सकता। लेकिन अब तक वह सामने क्यों नहीं आया? लगता है इस समय वह यहाँ नहीं है, लेकिन वह आया जरूर था। कोसमा के भीड़ों का देवता महाबली सागर नागपुत्र। हजारों वर्ष की आयु है उसकी। सदियों से वह इसी रूप में है, हमेशा जवान, रहस्यमय और महाशक्तिशाली है। निश्चय वह इस समय यहाँ नहीं है, इसलिए मैं कम से कम यहाँ से भाग तो सकता ही हूँ। लेकिन जैसे वह दीवार के पास के साथ खड़े दूसरे डेविल के आगे से गुजरा, उसने देखा डेविल सक्रिय हो उठा है। अरे नहीं, बचाओ। रिमोट कंट्रोल तो बेकार पड़ा, फिर यह जीवित कैसे हो गया? अक्फू, बचाओ। हैं? कार्ल डिस्कोना, यह वह क्षण है जब तुम यह महसूस कर सकते हो कि अब तक जितने भी इंसान तुम्हारे से आविष्कारी हाथों मारे गए हैं, उन सबको कितना कष्ट हुआ होगा। इस मौत से बचने के लिए वह कैसे छटपटाए होंगे, तड़पे होंगे। मरते समय उनके दिल और दिमाग की क्या हालत होगी? वह कैसे जिंदगी की भीख मांग रहे होंगे। बोल, यह सब महसूस कर रहे हो ने? ओह, वह यही है। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो।
अगले पल डेविल के हाथ स्पाइडर किंग की गर्दन से हट गया और रहस्य खुल गया। है तुम तुम थे इसके पीछे। इसका मतलब डेविल सक्रिय नहीं हुआ था, बल्कि तुमने डेविल के पीछे छुपकर अपने हाथों से डेविल के हाथ उठाकर मेरी गर्दन गर्दन पर रख दिए थे। इसलिए तुम जिंदा हो कार्ल डिस्कानो। और अगर डेविल सचमुच सक्रिय हो उठता तो तुम्हारी गर्दन उसके हाथ में आते ही डर से अलग हो जाती। हाँ, तुमने 2 बार असली असली नाम कार्ल डिस्कोनी पुकारा है। तो क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, जानता हूँ डॉक्टर कार्ल डिस्कोनी। जीव विज्ञान का बहुत योग्य विद्वान था, लेकिन वह अपने आप से संतुष्ट नहीं था। वह दौलत का भूखा था। उसे ऐशो आराम की तलब थी, जिसके लिए उसने एक धनी लेकिन बूढ़ी स्त्री से विवाह किया, फिर उसे प्लानिंग बनाकर मार डाला। लेकिन टोनी ग्रेना नाम के जासूस ने कार्ल डिस्कोनी को हत्यारा साबित कर दिया। तब कार्ल डिस्कोनी भाग निकला। फिर उसे रियासतगढ़ के दीवान देव कुमार के पास पनाह मिली, जहां डॉक्टर कार्ल डिस्कोनी डॉक्टर एक्स 4 बन गया और उसने 3 वर्ष के कठोर परिश्रम से डेविल का आविष्कार किया। पहला डेविल जो बियडो में मेरे हाथों मारा गया था, उसे तुम क्रिस्टलो के किले में बैठे शक्तिशाली रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित कर रहे थे। जंगल में जो डेविल भेजा गया था, उसे तुम 100 मील की दूरी से भी आदेश दे सकते थे और उसकी प्रत्येक गतिविधि रिमोट कंट्रोल के साथ अटैच्ड स्क्रीन पर देख सकते थे। तुम्हारे डेविलों की एक विशेषता यह भी है कि वह उसी का आदेश मानते हैं जिसके पास उनका रिमोट कंट्रोल होता है। इसकी वजह यह है कि रिमोट कंट्रोल धारक की गंध आदेश के साथ साथ डेविलों तक पहुंचती थी। आश्चर्य है, तुम्हें इतनी जानकारी कैसे हासिल हो गई? डेविलों के बारे में मुझे तुम्हारे उस पहले डेविल से जानकारी मिली जो बियडो में मेरे हाथों मारा गया था। और तुम्हारे बारे में रियासतगढ़ के दीवान देव कुमार के पास तुम्हारी पिछली जिंदगी का पूरा ब्यौरा था, जो उसने मुझे सौंप दिया, क्योंकि वह अपने साथ साथ तुम्हें भी पराजित देखना चाहता था। बाकी जानकारियां जिसके सारे मैं यहाँ तक आ पहुंचा हूँ, वह सब अलग अलग व्यक्तियों से मिली। लेकिन इस शैतान के बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जबकि इस शैतान के बारे में 3 व्यक्ति जानते थे, जिसमें से 2 मैक्सवान और काउस मर चुके हैं। दरअसल जब मैक्सवान तुम्हें इस इमारत को हेडक्वार्टर बनाने का परामर्श दे रहा था, तब उसके कोट के कॉलर में छुपे नन्हे से माइक्रोफोन के माध्यम से तुम तीनों की आवाजें जॉन पॉल के जासूस हैरी तक पहुंच रही थी। और हैरी में इतना सामर्थ्य कहाँ था कि वह मुझे यह भेद न बताता। तो काउस के ऊपर तुमने डेविल को धकेला था? हाँ, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैंने डेविल को आहिस्ता से धकेला था, ताकि तुम दोनों उसे अपने ऊपर गिरता देख लो और अपने आप को बचा लो। यह काउस का दुर्भाग्य था कि वह कुर्सी में उलझकर गिर गया और डेविल के नीचे दब गया। लेकिन यह घटना न घटती तो मुझे तुम्हारी शैतानियत के बारे में कैसे पता चलता? तुम काउस को बचा सकते थे, पर तुम पर उसकी याचनाओं का, उसके तड़पने का, उसकी बेबसी का कोई प्रभाव न हुआ। तुमने उसे मर जाने दिया, क्योंकि उसके मरने के बाद तुम डेविलों द्वारा भविष्य में लूटी जाने वाली दौलत के एकमात्र वारिस रह गए हो। ओह, ये जंगली भूत मुझे माफ नहीं करेगा। मेरे इतने गुनाह की दुनिया की कोई अदालत मुझे फांसी से कम सजा न देगी। ठीक है महाबली, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। लेकिन क्या तुम मुझे इतनी मोहलत दोगे कि मैं वह फार्मूला अपने हाथों से नष्ट कर दूं, जिसके द्वारा कोई भी अन्य वैज्ञानिक इन शैतान डेविलों का निर्माण कर सकता है? मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद कोई इन विनाशकारी डेविलों का निर्माण कर सके। ठीक है, तुम उस फार्मूले को अपने हाथों से नष्ट कर सकते हो। सचमुच मैं दुनिया का एक क्रूरतम अपराधी हूँ। काश मुझे बेपनाह दौलत का स्वामी बनने की तलब न होती, तो मैं गुनहगार ही न बनता। लेकिन अब मैं फांसी पर भी नहीं लटकना चाहता। मुझे अपनी मौत खुद चुननी है। खतरा। अचानक स्पाइडर किंग ने अपने दोनों हाथ मशीन के वोल्टेज कंट्रोलर पर दे मारे, जिसके नीचे मशीन को चलाने के लिए 50,000 वोल्टेज विद्युत शक्ति का स्टॉक हमेशा बना रहता था। छना। ओ नहीं नहीं। आई। अगले कुछ क्षणों में मशीन के वोल्टेज कंट्रोलर में एक प्रेरित विद्युत ने उसके जिस्म में खून की आखिरी बूंद तक जला दी और उसका आंकड़ा हुआ निर्जीव से जिस्म साका के कदमों में आ गिरा। दप। कुछ ही देर बाद। हेलो पुलिस स्टेशन।
यस, मैं सार्जेंट ब्लेजर किट बोल रहा हूँ। कहिए क्या बात है? सूचना मिलने के कुछ ही मिनटों बाद पुलिस उस तहखाने में पहुंच गई, लेकिन वहां वह नहीं था जिसने उन्हें फोन किया था। जवाब में मामले शाखा ने स्थानीय पुलिस की वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या हल कर दी, अर्थात डेविल और उसके निर्माता के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि यहाँ मौजूद दो डेविलों में से एक डेविल वह है जिसने लगभग 2 घंटे पहले एक बहुमंजिली इमारत को मलबे का ढेर बना दिया था। अगले ही कुछ घंटों बाद वह हमेशा की तरह कोशिमा की भीड़ों में गश्त लगा रहा था। देव कुमार को रियासतगढ़ में चौराहे पर फांसी लगा दी गई। इस प्रकार क्रिस्टल वंश का अंतिम चिराग भी बुझ गया। संभव है क्रिस्टलों के खंडर किले में अब कोशिमा के भीड़ों के खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं रची जाएगी। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।